हेलो एस्पिरेंट, बायोस्फीयर रिजर्व की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अब तक आप में से नए एस्पिरेंट जो हमारे साथ जुड़े हैं, जिनको अभी तक बायोस्फीयर रिजर्व की सीरीज के बारे में पता नहीं है, या आपको हमारे जो आने वाले अगले जो कोर्स है या अगले जो आपके लिए एक्ट, पॉलिसीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बायोस्फीयर रिजर्व इत्यादि जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो यूपीएससी एग्जाम और एसटीपीसीएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, वो हम सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर साझा करने वाले हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी जरूर दबाइएगा, ताकि आपको गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले। आपका एक कदम किसी की सफलता सुनिश्चित कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। मेंटर IAS अकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की अगली कड़ी में, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो हमने आगे बात की थी, मध्य प्रदेश का तीसरा महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व माना गया है। ये कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व है। अंचन कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दोनों के बीच में अपनी सीमा है वो साझा करता है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश के बिल्कुल सेंटर में है, और पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश के नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है क्या, ये कहाँ पर है, और ये हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए तथा मुख्य परीक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके ऊपर विस्तार पूर्वक से बात करते हैं और जानते हैं पन्ना के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चलता होगा, पन्ना। आगे बात करते हैं, पन्ना का राज्य भी खुलेगा। स्थान मध्य प्रदेश के पन्ना छतरपुर जिले में स्थित है। ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, और पन्ना और छतरपुर राज्य में दोनों जिलों में फैला हुआ है बायोस्फीयर रिजर्व। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर बात की जाए तो भारत सरकार द्वारा 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। कब किया गया था? 2011 में भारत सरकार के द्वारा इसको घोषित किया गया था। ये बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा भी माना जाता है, और जो संदेल राजाओं के शासनकाल के लिए प्रसिद्ध था, और उन्होंने खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिस्ट्री अगर आपको पढ़ा हो तो आपको संदेल राजाओं के बारे में पता होगा, जिनके ऊपर प्रीलिम्स एग्जाम में प्रश्न कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और उन्हें खजुराहो के ऊपर बात की तो मुख्य परीक्षा और मेंस एग्जाम प्रीलिम्स एग्जाम के लिए खजुराहो का नाम आपने जरूर सुना होगा। उसके बाद पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 में स्थापित किया गया था, और 1994 में टाइगर रिजर्व घोषित है वो कर दिया गया था। पहले क्या किया, इसको पन्ना को राष्ट्रीय उद्यान है वो घोषित किया गया। कब किया गया? 1981 में। फिर उसके बाद क्या किया गया? 1994 में क्या किया, इसको टाइगर रिजर्व है उसके रूप में मान्यता प्राप्त हुई, या टाइगर रिजर्व है वो घोषित किया गया। 2009 में बाघों की संख्या 0 हो गई थी, लेकिन सफल बाघ पुनर्वास कार्यक्रम के कारण पन्ना को पुनः स्थापित कर दिया गया। अगर इनकी विशेषताओं की बात की जाए तो भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक क्षेत्र, जहां पन्ना हीरा खदानें स्थित है। क्यों है पन्ना? पन्ना का पन्ना भी खुल रहा है कि भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? पन्ना है। और यहाँ पे क्या, पन्ना नामक का जो हीरा है उसकी खदानें जो स्थित है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। 2020 में यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। अन्य टाइगर रिजर्व की तुलना में यह सूखा पर्णपाती जंगल और पठारी भूदृश्य देखने को मिलता है। अगर इनकी भौगोलिक विशेषताओं की बात की जाए तो पर्वत श्रेणी ये विंध्य पर्वतमाला में स्थित है, और यहाँ पे ऊंचे पठार और गहरी घाटियाँ हैं वो पाई जाती हैं। पहाड़ियों की बात की जाए तो यहाँ पन्ना पहाड़ियाँ उबड़ खाबड़ चट्टानी संरचनाओं के द्वारा बनी गई है, तो उनका भी उल्लेख आपको यहाँ मिलेगा। अगर यहाँ पे नदी की बात की जाए, कौन सी नदियाँ हैं, तो कैन नदी यमुना की सहायक नदी है। किसकी? कैन नदी है वो यमुना की सहायक नदी है, उत्तर दिशा में बहती है, और बायोस्फीयर का जीवनदायिनी स्रोत माना जाती हैं। क्या माना जाती है? जीवनदायिनी स्रोत मानी गई है। कौन सी? कैन नदी। और उसके बाद अन्य नदियों के ऊपर भी नजर डालें तो एक नदी है जो स्थानीय नदी है, खुजर, सोनार और बेरमा, ये तीनों नदियाँ यहाँ पे और पाई जाती हैं। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे कौन से वाटरफॉल है या जलप्रपात है, तो पांडव जलप्रपात यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पांडव यानी कि कैन नदी पर स्थित, जिसका उल्लेख महाभारत से मिलता है। उसके बाद सनेह जलप्रपात यहाँ पे प्रसिद्ध है। सनेह जो वाटरफॉल है वो यहाँ पे प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि ये ग्रेनाइट चट्टानों की घाटी के लिए विख्यात है। अगर इनकी जलवायु परिस्थिति की बात की जाए या परिस्थितियों की बात की जाए तो यहाँ पे कौन से प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, कौन से पर्यावरण पाया जाता है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। प्रकार देखा जाए तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। तापमान की बात की जाए तो 3 डिग्री सर्दी में और 45 डिग्री गर्मी में ये इसका तापमान है वो दर्ज किया गया है।
अगर वार्षिक वर्षा की बात की जाए तो यहाँ पे 1100 mm से कम वर्षा होती है, जिससे ये भारत के सूखे टाइगर रिजर्व में बनता है। अगर कोई पूछा जाए आपसे कि भारत के सूखे टाइगर रिजर्व में कौन सा आता है, तो एक का नाम कहीं ना कहीं पन्ना है, वो भी मिलेगा। अगर मौसमी भिन्नता की बात की जाए तो गर्मी मार्च और जून में अत्यधिक गर्म और शुष्क क्षेत्र हैं वो ये हो जाता है। मानसून में यानी कि जुलाई और सितंबर महीने के मध्य वर्षा होती है, लेकिन असमान वितरण है वो देखने को मिलता है, कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है, तो कुछ अंदाजा है वो ठीक ढंग से बैठता नहीं है। सर्दियों के समय बात की जाए तो नवंबर और फरवरी के महीने सुहाने लेकिन कभी कभी ठंडी लहरें हैं वो यहाँ पे चलती रहती हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के तहत संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ पे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान बना गया जो टाइगर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य कोर क्षेत्र भी माना गया है। उसके बाद कैन घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य, कैन नदी में जो घड़ियाल को सुरक्षित करने के लिए एक प्रोजेक्ट लाया गया था जिसका नाम था, और उसके बाद उसको दे दिया अभ्यारण्य का दर्जा, तो कैन घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य। उसके बाद गंगवू वन्यजीव अभ्यारण्य भालू, लकड़बग्गा और तेंदुए जैसे जीवों को बचाने के लिए, उनकी प्रसिद्धि के लिए ये वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पे हैं। अगर यहाँ पे फ्लोरा की बात की जाए वनस्पति की, तो वन यहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं, एक नज़र उनके ऊपर भी। शुष्क पर्णपाती वन है वो यहाँ पे पाया जाता है। कौन सा? शुष्क पर्णपाती वन, जिसमें सागौन, बांस और कांटेदार झाड़ियाँ हैं वो निरंतर पनपती रहती हैं। प्रमुख वृक्ष प्रजातियों की बात की जाए तो यहाँ पे कौन कौन सी वृक्ष की जो प्रजातियाँ हैं वो पाई गई है। सबसे पहले सागौन जो सबसे अधिक पाई जाने वाली प्रजाति हैं। उसके बाद सलई जो आयुर्वेदिक औषधि के लिए उपयोग है। किसके लिए उपयोग है? आयुर्वेदिक के लिए उपयोग मानी गई है। महुआ स्थानीय जनजातियों के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न ये बन सकता है आपके सामने, 4 जनजातियाँ दी उनके सामने इनका महत्व बताया गया और नाम को उल्टे कर दिए हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर दिया और मैचिंग द फॉलोइंग में ये प्रश्न आपके सामने रख दिया जाता है। तो अभी ध्यान रखिएगा, 4 है। सागौन है वो क्या है? सबसे अधिक पाए जाने वाली प्रजाति है, ठीक है। उसके बाद सलई आयुर्वेदिक औषधि के लिए उपयोगी हैं। उसके बाद महुआ स्थानीय जनजातियों के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानी गई हैं। उसके बाद तेंदू जो बीड़ी बनाने के उपयोग में किया जाती है। बीड़ी आप लोगों को पता होगा, बड़े बुजुर्ग जरूर पीते हैं। तो जो बीड़ी होती है, जो तेंदू है, उससे बीड़ी बनाने, उसके जो पत्ते होते हैं उनसे बीड़ी हैं वो बनाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद विशिष्ट पौधों की अगर प्रजातियों की बात की जाए तो यहाँ पे सिरोंजी खाने योग्य बीज देता है। उसके बाद पलाश का नाम जो है, पलाश का शरबत भी पिया होगा आप लोगों ने। तो गर्मियों में जंगल को लाल नारंगी रंग से में बदल देता है पलाश, क्योंकि इसके फूल होते हैं वो गर्मियों में कहीं ना कहीं हमारे शरीर के तापमान को कम करने के लिए, हीट को कम करने के लिए भी पलाश के फूलों का उपयोग किया जाता है। और होली जैसे पर्वों में भी पलाश के फूलों का इस्तेमाल, उसका जो रंग बनता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो प्राकृतिक रूप से स्वस्थ माना गया है। अगर यहाँ पे घास भूमि की बात करें तो यहाँ पे हिरनों और जमीनी जीव हैं उनका जो घोंसले बनाने वाले हैं उनके अनुकूल यहाँ की घास हैं वो पाई गई हैं। यहाँ पे अगर जीव जंतुओं की बात की जाए तो प्रमुख प्रजातियाँ कौन कौन सी है, जैसे बंगाल टाइगर, इसको पुनः स्थापित किया गया है, पहले नहीं था फिर वापस पुनः स्थापित किया गया। भारतीय घड़ियाल कैन नदी में पाया जाता है। घड़ियाल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं देश के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। तो आपके सामने एक प्रश्न ये बन सकता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में घड़ियाल की संख्या है वो पाई जाती है, कितनी पाई जाती है ये भी पूछ सकते हैं, या फिर कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में घड़ियाल है वो पाए जाते हैं। और एक नाम उसमें से अगर आपको पन्ना मिलता है तो आप डेफिनेटली श्योर हैं। तो भारतीय घड़ियाल हैं वो क्या है, वो भी पाया जाता है। स्तनधारी की बात करें तो तेंदुआ द्वितीय शीर्षक शिकारी पक्ष जो प्रजाति है वो यहाँ पे पाई गई है। शीतल एवं सिंकेरा शुष्क परिस्थिति के लिए अनुकूल है। नील गाय ब्लू बुल भारत का सबसे बड़ा नील मृग बोला गया, वो भी यहाँ पाया गया। उसके बाद भालू चट्टानी क्षेत्रों में रहता है। उसके बाद स्पॉटेड कैट दुनिया की सबसे छोटी वन्य बिल्ली है, वो भी यहाँ पे पाई गई है। अगर यहाँ पे बर्ड्स की बात की जाए यानी कि पक्षी, तो भारतीय गिद्ध एवं सफ़ेद पीठ वाला गिद्ध यहाँ पे मिलेगा और ये चट्टानों के अंदर रहते हैं, यानी कि चुपके रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहना पसंद करते हैं। क्रेस्टेड सरपेंट ईगल जो शीर्ष शिकारी पक्षी हैं वो भी यहाँ पे पाया गया। बार हेडेड गुज सर्दियों में मध्य एशिया से प्रवास करता है। यहाँ पे ये एक प्रकार का पक्षी है, एक बार इसको जरूर सर्च करके देख लीजिएगा बार हेडेड गुज क्या होता है, और सर्दियों में ये मध्य एशिया से प्रवास है वो करता है। उसके बाद रेप्टाइल्स की बात की जाए
तो यहाँ पे कौन कौन से सरीसृप पाए जाते हैं, तो मार्श, मगरमच्छ यहाँ पे नदियों के किनारे आपको देखने को मिलेगा। भारतीय अजगर यहाँ पे आपको मिलेगा जो विषहीन और जंगलों में पाया जाता है, यानी कि जिसके अंदर विष नहीं है, जहर नहीं है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की जनजातियाँ कौन कौन सी है, तो यहाँ पे भी आपको 4 प्रकार की जनजातियाँ वो मिलेगी। जनजातियों के ऊपर आपसे प्रीलिम्स में प्रश्न है वो बन सकता है, तो कोई से बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन सी जनजातियाँ आ रही है वो आप ठीक ढंग से याद करें, ठीक ढंग से उसका मिलान करें तो आपके लिए बेहतर होगा। जैसे गोंड जनजाति, ये कॉमन जनजाति आपको हर बायोस्फीयर रिजर्व में कहीं ना कहीं देखने को मिली है, तो हो सकता है आपके ऊपर यही प्रश्न पूछा जाए कि गोंड जनजाति है वो कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती हैं, और आपके सामने प्रश्न है वो दे दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को जब भी पढ़ो, जब भी समझो तो सावधानी से केयरफुली है वो सुनो और समझे। गोंड जनजाति यहाँ पे पाई जाती है। इसका काम क्या है, चित्रकला के लिए ये प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। मैस्टरिंग द फॉलोइंग में प्रश्न फिर से बन सकता है। और प्रकृति की पूजा करते हैं और झूम खेती करते हैं। क्या क्या करते हैं, चित्रकला करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं और झूम खेती है वो करते हैं। उसके बाद आती है कोल जनजाति, ये मुख्य रूप से शिकारी संग्रहता आती है, यानी कि शिकार को संग्रह करती है और शिकारों के आधार पर अपना जीवन है वो चलाती है, एक प्रकार के कृषक हैं। उसके अनेक त्यौहार और अनुष्ठान विशेष रूप से रोचक होते हैं। इस जनजाति के जो त्यौहार होते हैं, जो फेस्टिवल्स होते हैं और इनके जो अनुष्ठान होती है, यज्ञ अनुष्ठान, तप, ध्यान, जप, ये जब नाम सुने होंगे आपने, तो एक विधान आता है हमारे शास्त्रों में अनुष्ठान, तो विशेष रूप से यहाँ पे रोचक तरीके से माना जाता है। उसके बाद सहरिया जनजाति भी एक प्रकार से पाई जाती है। तो खाना बदोश जीवन शैली, मधुमक्खी पालन है और जड़ी बूटियों पर निर्भर और जैविक औषधियों में विशेषज्ञता प्राप्त किए हुए ये जनजाति हैं। तो ध्यान रखिएगा, सहरिया जनजाति वो पन्ना में पाई जाती है, खाना बदोश जीवन शैली है, मधुमक्खी का पालन करती है, जड़ी बूटियों के ऊपर निर्भर है और जैविक औषधियों में इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, विशेषज्ञता यानी इनको एक्स्ट्रा नॉलेज या स्पेसिफिक नॉलेज है वो मौजूद है। उसके बाद बैगा जनजाति, विशेष रूप से बैगा जनजाति विशेष गोदना परंपरा के लिए मानी जाती है, जंगलों को पवित्र मानते हैं और गहरी वनस्पति की जानकारी है वो अपने पास रखते हैं। अगर संरक्षण प्रयास की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारत सरकार के द्वारा क्या क्या यहाँ पे संरक्षण के प्रयास हैं वो किए गए हैं। सबसे पहले भारत सरकार के द्वारा किए गए प्रयास, बाघ पुनर्वास परियोजना लाई गई थी 2009 के अंदर। भारत में पहली बार सफल बाघ स्थानांतरण परियोजना का रूप यहाँ से मिला था। प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया और बाघ संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता और निगरानी की भी व्यवस्था की गई थी। कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना भी यहाँ पे लाई गई। चिंता का विषय था, इसलिए जल आपूर्ति बढ़ाने का उद्देश्य था, लेकिन वन्य जीव गलियारों पर खतरा भी पड़ सकता है। तो कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना आज के समय भी करंट अफेयर में चल रही है, तो एक बार इस परियोजना को जरूर देखिएगा। ये आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये एक विवादित क्षेत्र है, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा। इको टूरिज्म पहल है वो भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय की बात की जाए तो यहाँ पे यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व 2020 वैश्विक स्तर पर संरक्षण और वित्तीय सहायताएं वो प्रदान करता है। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव विश्व बैंक और WWF के द्वारा चलाया जा रहा है। शिकार विरोधी प्रयासों को मजबूत करने के लिए ये कार्यक्रम कार्यरत हैं। अगर साइट्स की बात की जाए और ट्रैफिक की बात की जाए तो निगरानी, बाघों के अंगों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए ये कार्य हैं वो चलाया जाता है। साइट्स क्या होती है आपको पता होगा। उसके बाद ट्रैफिक भी हमारे एक संस्थान है, उसने इनको क्या किया, जो बाघ हैं यहाँ पे उनके जो अंग होते हैं वो बहुमूल्य होते हैं और बाघों का अवैध शिकार करके इनकी खाल, इनके पंजे, इनके दांत, इनके नाखून, इन सब को वैश्विक बाजारों में पूर्ति की जाती है और अच्छे दाम है वो कमाए जाते हैं। तो इनको रोकने के लिए किस किस ने काम किया है, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव यानी कि विश्व बैंक और उसके बाद WWF, इनके द्वारा काम किया गया है। तो आज का हमारा था पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपके सामने हमने आज पूरी जानकारी रखी। और एक बार फिर से दोहरा देते हैं, तीनों बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले बायोस्फीयर रिजर्व में आपके साथ मिलते हैं, तब तक इसको विस्तारपूर्वक पढ़िए, नोट्स बनाइए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।